वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यह है टेस्ट नंबर 163 यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसका रिवीजन करिएगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 163 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। आज डेट हो गई है 26 जुलाई 2020। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का जो है प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 310, 311, 312, 313। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अखिल भारतीय सेवाओं के ऊपर पूरा का पूरा जो है जो हक है वो किसका रहता है? राज्यसभा का रहता है। जैसे लोकसभा का रहता है ना धन विधेयक के लिए, ऐसा राज्यसभा का रहता है अखिल भारतीय सेवाओं के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 312 अनुच्छेद है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्र हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या फिर चौथी अनुसूची बताइए। राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। कौन सा है, पहली है या चौथी है? देखिए पहली है। तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध करती है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित उपबंध है। ये तो पता ही होगा आपको, और किन किन के ये भी बताया होगा यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज जो भी फॉलो करता होगा। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के लिए सीटों का आवंटन है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछते हैं इसको और बहुत गलतियां होती हैं स्टूडेंट की इसमें। देखिए इसका कोड मैंने कई बार बताया आपको, ATMM। असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और क्या है, मिज़ोरम है। मणिपुर इसमें है नहीं, याद रखना। तो मेघालय है, त्रिपुरा है, मिज़ोरम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक और रह गया, वो होना चाहिए असम। तो देखिए संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम से भिन्न भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। और छठी अनुसूची में क्या है, मतलब जो 5वीं अनुसूची में सबके लिए है वो, लेकिन इन 4 राज्यों के लिए इनका उपबंध अलग से किसमें, छठी अनुसूची में। तो देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो उपबंध है वो छठी अनुसूची में है, और जो 5वीं अनुसूची में है वो दूसरे राज्यों के लिए है। लेकिन इनको छोड़कर ये चीज़ याद रखनी है आपको, इनसे भिन्न मतलब इनसे अलग हैं, इनको और विशेष मिला है छठी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित हैं? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित हैं? देखिए बोलने में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, क्योंकि 5वीं अनुसूची में सभी के जो है अनुसूचित, संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान है, ये भी उनके अंदर आते हैं। लेकिन है क्या, भिन्न है, इनसे भिन्न है, क्योंकि इनको जो है जो संविधान की छठी अनुसूची है उसमें इनको कुछ विशेष प्रावधान मिले हुए हैं। उतने विशेष नहीं हैं जितने छठी अनुसूची में, उतना 5वीं अनुसूची में नहीं है, इसलिए इनसे भिन्न है, इनसे अलग है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है इसमें जो सही सुमेलित नहीं है?
पंचायत के सामने भाग 9 लिखा है, नगर पालिका के सामने भाग 9 का क लिखा है, और सहकारी समितियों के सामने 9 का ख यानी बी, और अधिकरण के सामने लिखा है भाग 10। तो पंचायत तो भाग 9 में है, करेक्ट है। नगर पालिकाएँ 9 के ए में और सहकारी समितियां 9 के बी में है। ट्रिब्यूनल अधिकरण भाग 10 में नहीं है, 14 में है ना वो तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 का जोड़ा गया, जो कि नगरपालिकाओं से संबंधित है, और 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 का खा जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों से संबंध रखता है, याद रखिएगा। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है, और भाग 14 मतलब 14 के काम में अधिकरणों की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान इंडिया नहीं है, केवल भारत नहीं है, भारत और इंडिया दोनों है। यही है इसका आंसर। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसे लिखा है ना कुछ। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों से किया गया है, भारत और इंडिया के रूप में। अनुच्छेद 1 का 1 उल्लेखित करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका जो है वो दायर की जा सकती है? मैंडेमस, कोवारंटो, हैबिस कॉर्पस या फिर सर्टियोरी, इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबिस कॉर्पस ये जारी होती है, सी है इसका आंसर। तो देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हैबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है वो दायर की जाती है। यह रिट किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के औचित्य का परीक्षण करती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक मौलिक अधिकार है क्या? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या? मौलिक कर्तव्य है क्या? या फिर आर्थिक अधिकार है क्या? समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 44 है। अब 36 से 51 में क्या है? DPSP है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। बी है इसका आंसर। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से अनुच्छेद में क्या से क्या है, कहाँ तक। तो समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39 घ यह प्रावधान करता है कि स्त्री और 39 घ है वो 44, मेरे को वो याद आ गया क्या है 44 के लिए? समान सिविल संहिता है, समान नागरिक संहिता है, उसमें 44 में ये 39 का घ है, घ। स्त्री और पुरुष का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, याद रखिएगा। कॉमन सिविल कोड है, 44 में आएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो इसमें से देखिए, धर्म की स्वतंत्रता तो अनुच्छेद 25 में ये फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, ये भी नहीं होगा। विधि के समक्ष समानता ये भी एक मौलिक अधिकार है। तो तीनों के तीनों ये कट गए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड 44 आर्टिकल में है। और 36 से 51 तक हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और 44 में है ये, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्वों या सिद्धांतों में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान करनी है आपको। इनमें से कौन सा DPSP है, कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 17 में। बेगार अथवा बलात् श्रम निषेध अनुच्छेद 23 में मौलिक अधिकार है। फैक्ट्री एवं कारखानों में बालकों के काम करने पर निषेध अनुच्छेद 24 एक मौलिक अधिकार है। ये मध्य निषेध जो है ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। केवल एक हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, बाकी सारे के सारे गलत है। तो इसका आंसर क्या लगाना चाहिए हमको? ऑप्शन नंबर सी, 1 ओनली। तो देखिए, मध्य नहीं है, ये मध्य निषेध है।
तो देखिए, मद्य निषेध संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का विषय है, जबकि फैक्ट्री एवं कारखानों में बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24, वेगार तथा बलात् श्रम निषेध अनुच्छेद 23 तथा अस्पृश्यता निषेध जो है अनुच्छेद 17 संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं। और ये पहला वाला क्या था, राज्य का नीति निषेध सिद्धांत, इसने केवल एक हुआ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, मूल कर्तव्यों या मौलिक कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। देखिए, मूल कर्तव्यों के लिए कोई विधायी प्रक्रिया थोड़ी है। मौलिक कर्तव्य कहाँ पर है, बाद में जोड़े गए ना 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। चौथे का का जोड़ा गया भाग में, कहाँ से कहाँ तक है, 51 के का से लेकर के तक है ना, तो गलत है ये, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, दूसरा भी गलत है। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत 51 क अंतर्गत, उसके अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, क्योंकि 36 से लेकर 51 में तो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत हैं। फिर उसके बाद अमेंडमेंट हुआ, फिर क्या हुआ, फिर 51 का जोड़ा गया, मतलब 51 का ए जोड़ा गया, फिर 51 के ए से के तक, मतलब 11 हैं टोटल, याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य। तो देखिए, नीति निषेध सिद्धांतों की तरह मूल कर्तव्य भी न्यायोचित नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई न्यायालय कार्यवाही नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते हैं, अर्थात दोनों के दोनों कथन जो हैं वो गलत हैं। तो मौलिक कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्य है, आप उनका पालन करो तो कर लो, ना करो तो ना कर लो। इसके लिए कोई न्यायालय में आपको जो है घसीट नहीं सकता, ना हाई कोर्ट में, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हाँ, अगर संसद चाहे तो आपको सज़ा दे सकती है, दंडित कर सकती है, लेकिन न्यायालय की इसमें बात नहीं की गई है। संसद का अगर उल्लेख आएगा, आपको टिक करना पड़ेगा कि हाँ, ऐसा संसद दंडित कर सकती है इनके उल्लंघन के लिए, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ना राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के लिए और ना ही मौलिक कर्तव्यों के लिए, अधिकार के लिए है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क्या है सूचना का अधिकार? राइट टू इन्फॉर्मेशन संवैधानिक अधिकार है क्या, सामाजिक अधिकार है? सूचना का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। देखिए, यह एक लीगल राइट है, विधिक अधिकार है, सी है इसका आंसर। तो सूचना का अधिकार जो है एक विधिक अधिकार है। इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। और शिक्षा पाने का अधिकार मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक प्रश्न ये भी आता है कि वोट, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है। तो मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार भी है और जो है विधिक अधिकार, दोनों है, लीगल राइट और मौलिक अधिकार दोनों हैं। लेकिन यदि दोनों आते हैं स्टेटमेंट में, मतलब सिंपल आते हैं विकल्प में 1 2 3 4 ABCD में, तो आप मौलिक अधिकार मारोगे, क्योंकि UPPCS ने मौलिक अधिकार ही सही किया है उसमें। इसमें पूछा जाता, अगर स्टेटमेंट बनाकर पूछा जाता तो लीगल राइट भी सही है, मतलब विधिक अधिकार भी सही है और मौलिक अधिकार भी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या 30 होती है और प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 30 होती है और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। बाकी सार्वजनिक उपक्रम समिति में 15 + 7 22 होते हैं। तो देखिए, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? 1976, 1980, 1983, 1988। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1980, ऑप्शन नंबर बी। तो वनों के संरक्षण तथा उससे संबंधित अथवा उससे प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन संरक्षण अधिनियम 1980 है और यह 25 अक्टूबर 1980 से प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे विवाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है?
राष्ट्रपति के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास, हाई कोर्ट के पास या इनमें से कोई नहीं। देखिए, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे विवाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसका हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का। तो देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे विवाद की सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 139 का में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है। लोकहितवाद का मतलब क्या है? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, भारत नहीं है, अमेरिका है, USA। तो देखिए, लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्भव जो है USA, अमेरिका से हुआ है। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जब भारत में PIL आया उस समय सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस कौन थे? ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसका उत्तर है PN भगवती। कौन थे? PN भगवती। P से P रिलेट करके याद रखना। तो 15 प्रश्न थे पॉलिटी के, अच्छे से इसका रिविज़न कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।